हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं वीके सिंह आप सभी का मैथ विद वीके सिंह में स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई व सेहत का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो आज का अपन लोगों का सेशन इंग्लिश का सेशन 12th सेशन रहने वाला है और इस सेशन में आप देखेंगे कि अपन लोग कैसे पढ़ रहे हैं। अपने इससे पहले वाले 11 सेशन देख के पता लगा ही लिया होगा कि हम किस प्रकार से इंग्लिश पढ़ते हैं। क्योंकि देखो, इंग्लिश पढ़ने के लिए आप कितना भी इंग्लिश पढ़ लीजिए, जब तक आप उसे अप्लाई करना नहीं सीखेंगे, जब तक आपके नंबर इंक्रीज नहीं होंगे। तो ये वीडियो देखो, जब भी आप 60 से 70% मार्क्स के बीच अटकते हैं, मोस्टली स्टूडेंटों के साथ यही होता है कि ना तो उनका इंग्लिश ज़्यादा बेस्ट हो पाता है, ना ज़्यादा वीक हो पाता है, वो यहीं पर अटक जाते हैं। और 60 से 70% वाला जो पीरियड होता है, तो इससे ना तो आपका सिलेक्शन होना है, पेपर पास करेंगे लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो आपको कैसे 70% से ऊपर इंग्लिश लेकर जानी है, तो उसके लिए आपको होनी चाहिए इंग्लिश की कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी। देखो, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए लोग वोकैब भी याद करते हैं और ग्रामर भी काफ़ी पढ़ते हैं, लेकिन ग्रामर पढ़ना कैसे है वो उनको नहीं पता होता है। वो क्या करते हैं, रूल्सों को रटते जाते हैं, रटते जाते हैं, रटते जाते हैं। फाइनली होता ये है कि रूल्स रटने से होना कुछ नहीं है, क्योंकि रूल्स रटने से होता कुछ। तो आपको पता है कि इंग्लिश के अंदर कोई ज़्यादा रूल्स नहीं है, हर बंदा रूल्सों को रट सकता है, लेकिन होता कब है, वो आपके कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी और पढ़ने का तरीका और लोगों से अलग होता है, जब भी आपका कुछ सिलेक्शन हो पाता है। तो ये सेशन हेल्पफुल रहने वाला है क्लोज टेस्ट और फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए। चाहे वो किसी का क्लोज टेस्ट हो, एसएससी हो, सीडीएस हो, एयरमैन हो, एनए हो, एनडीए हो, किसी का भी हो जहाँ पर भी इंग्लिश आती है, नेवी हो, उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल सेशन रहने वाला है। तो बिना किसी देरी के हम आते हैं आपके पहले स्लाइड पर। तो देखो, बिसाइड और बिसाइड्स, तो ये दोनों के दोनों प्रीपोजिशन है। बिसाइड भी प्रीपोजिशन है और बिसाइड्स भी प्रीपोजिशन है, लेकिन इनके अंतर है। देखो, इसमें एस नहीं है, इसमें एस है। ये बेबुनियादी अंतर बता दिया जाए कि इसमें एस नहीं है, इसमें एस है, तो ऐसे अंतर नहीं होता। लेकिन बिसाइड का मतलब होता है के बगल में। अगर कोई चीज़ तुम्हारे एडजासेंट है, जो मान लो ये यहाँ पर खड़े हैं आप, यहाँ पर ये आपकी वो खड़ी हैं, तो ये आपके कहाँ है, बिसाइड है। लेकिन बिसाइड्स का मतलब क्या है, एस वाले का मतलब है अतिरिक्त। तो आपके पास एक तो ये है आप, और ये आपकी वो है, और आपके पास इनके अतिरिक्त एक और है, इनके अतिरिक्त एक और है। तो आप इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, इसके लिए बिसाइड का प्रयोग करेंगे। देखो, दोनों के लिए बिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। अगर ये पास में खड़ी है तो बिसाइड, लेकिन अगर ये आपकी इस वाली से अतिरिक्त है, ये भी इस वाली से अतिरिक्त है, तो आप किसका प्रयोग करेंगे, बिसाइड्स का प्रयोग करेंगे। देखो, एस का मतलब आपके पास एडिशनल है, बहुवचन है, एक से ज्यादा कोई चीज है आपके पास, अतिरिक्त में कोई चीज है, तो आपकी मतलब ये अतिरिक्त में इस वाली से, तो ये बिसाइड्स हो जाएगी। अगर पास में खड़ी है तो बिसाइड कर देंगे ऊपर वाला, अगर अतिरिक्त है तो नीचे वाला करेंगे, ऐसे इसके साथ हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ ये जरूर समझ में आएगा, लेकिन ये हुई थोड़ी सी समझाने की बात। लेकिन अब आते हैं मुद्दे की बात पर। सी ऑलवेज कीप्स हर स्टिक्स, तो वह हमेशा रखता है। देखो, ऑलवेज का प्रयोग होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का एडवर्ब ऑफ टाइम है, और सिंगुलर के साथ वर्ब में एस या एस लगाते हैं। हर स्टिक मानी होता है छड़ी। बिसाइड्स हर, अपने बगल में, बिकॉज इट इज वेरी यूजफुल फॉर हर। तो देखो, छड़ी अपने बगल में रखेगा कि छड़ी अतिरिक्त रखेगा। देखो, छड़ी अतिरिक्त तो नहीं रखेगा, छड़ी कहाँ पर रखेगा, बगल में रखेगा, क्योंकि अतिरिक्त छड़ी हो सकती है आपके घर में, लेकिन वो स्टिक बिसाइड सर, बिकॉज इट इज वेरी यूजफुल। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको बिसाइड का प्रयोग करना पड़ेगा कि वह अपने बगल में क्या रखता है, छड़ी रखती है। सॉरी, रखती है आएगा, है नहीं आएगा। अगला देखेंगे सी की जगह ही से वह कहता है दैट ही हैज अ कार बिसाइड अ स्कूटर। उसके पास स्कूटर के अतिरिक्त एक कार है कि स्कूटर के बगल में एक कार है, तो आप कहेंगे कि स्कूटर के अतिरिक्त एक कार है। तो यहाँ पर किसका प्रयोग करना पड़ेगा, आपको बिसाइड्स का प्रयोग करना पड़ेगा, एस वाले का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि अतिरिक्त एक कार है। स्कूटर तो है ही है उसके पास एक क्या है, कार है। तो ये इतना यूजफुल प्रयोग है। ये दोनों के दोनों प्रीपोजिशन है और इंग्लिश ग्रामर के लिए ये बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब आते हैं हम राउंड और अराउंड। देखो, दोनों के दोनों प्रीपोजिशन है और दोनों के दोनों, हो सकता है आपको भी इसका कंफ्यूजन हो, लेकिन इसको देखने के बाद आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। राउंड और अराउंड दोनों का दोनों प्रीपोजिशन। देखो, प्रीपोजिशन किसका काम करता है, प्रीपोजिशन काम करता है ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब का काम करता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के काफी कार्य होते हैं। वर्ब की जो नाउन की पोजीशन बताए उसे आप प्रीपोजिशन कहते हैं। तो प्रीपोजिशन जब पढ़ाएंगे, जब उन पर आएंगे, लेकिन आपको अब फिलहाल इतना ही समझना है कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा कौन सा केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। क्योंकि प्रीपोजिशन हमेशा किससे पहले आता है, नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन बताने से पहले आता है।
वर्ब के बाद आता है प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट से पहले, ठीक है जी। तो देखो राउंड का मतलब होता है इसका प्रयोग सर्कुलर शेप, जो भी कोई शेप सर्कुलर है, ऐसे मैंने ये बनाया तो इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे तुम, राउंड का। राउंड भी एक प्रीपोजिशन है, इसका प्रयोग अनफिक्स्ड डायरेक्शन या फिर अप्रोक्सीमेटली के लिए करते हैं। जब भी आप कोई चीज अप्रोक्सीमेशन में बताते हैं उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, अराउंड का प्रयोग करेंगे। राउंड का प्रयोग करेंगे हमेशा जहां भी सर्कुलर मोशन हो या फिर सर्कुलर कोई चीज बतानी हो या फिर सर्कुलर कोई शेप हो उसके लिए राउंड, और कोई चीज लगभग में बतानी हो, आपने सुना जरूर होगा कि अराउंड इतने लोग शहीद हो गए, अराउंड लगाया जाता है लगभग के लिए। तो देखेंगे द अर्थ मूव अराउंड द सन, मूव अराउंड द सन, तो पृथ्वी किसके अराउंड घूमती है कि राउंड घूमती है, तो आप कहेंगे कि राउंड घूमती है। अराउंड का मतलब होता है अप्रोक्सीमेशन, तो यहाँ पर क्या लगाना है आपको, राउंड का प्रयोग करना। देयर आर लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस अराउंड अस, तो हमारे देयर आर लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस अराउंड अस, हमारे चारों तरफ या फिर हमारे अनफिक्स्ड डायरेक्शन है क्या है कि हमारे बगल में क्या है, हैप्पीनेस है। लॉट्स ऑफ माने होता है बहुत ज्यादा हैप्पीनेस है, तो अराउंड का प्रयोग होगा राउंड का। तो देखो यहाँ पर हैप्पीनेस के लिए आप राउंड राउंड तो घूम नहीं रहे, तो अराउंड का प्रयोग हुआ, क्योंकि ये इसकी कोई डायरेक्शन तो फिक्स नहीं है कि मान लो ये आप है तो इसके लेफ्ट भी हैप्पीनेस है, राइट भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर ये आप है तो आपके चारों तरफ क्या है, हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस है। तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, आप अराउंड का प्रयोग करेंगे। आशा करता हूँ ये जरूर आपका क्लियर हो गया। देखो बिकॉज और बिकॉज ऑफ, बिकॉज एक कंजक्शन है, और मैं बता दूंगा आपके थोड़े से ज्ञान के लिए, कंजक्शन किसका काम करता है, दो सेंटेंसों को जोड़ने का काम करता है। बिकॉज ऑफ क्या है आपका, बिकॉज ऑफ प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन किसके लिए आता है, नाउन के लिए। तो देखो आई रेस्पेक्ट हिम, मैं उसका आदर करता हूं, बिकॉज ऑफ ही इज ऑनेस्ट, क्योंकि वह क्या है, ईमानदार है। अब देखो मैं नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ रहा हूं, आई रेस्पेक्ट हिम वेरी मच बिकॉज हिज बिहेवियर, हिज गुड बिहेवियर, मैं उसका सम्मान करता हूं क्योंकि वो क्या है, गुड बिहेवियर रखता है, अच्छा व्यवहार है। अब थोड़ा सा अब मैं इसको निकालने जा रहा हूं कि कैसे कैसे आपको ये करना, ठीक है जी। देखो बिकॉज का मतलब वो है कि ये एक कंजक्शन है। कंजक्शन का काम क्या होता है, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ना, एक एसटी को दूसरे एसटी से जोड़ना, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ना। तो देखो आई रेस्पेक्ट हिम, मैं उसका सम्मान करता हूं, बिकॉज ऑफ क्या है, बिकॉज ऑफ है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, हमेशा प्रीपोजिशन के बाद आता है आपका नाउन, ठीक है जी। प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है आपका, नाउन आता है। तो आप देखेंगे कि ये क्या है, बिकॉज ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद आता है नाउन, लेकिन यहां पर इज क्या बना हुआ है, इज बना हुआ है आपका वर्ब। इज क्या है आपका, यहाँ पर इज है वर्ब, तो वर्ब से ये सेंटेंस जुड़ गया, तो ये क्या हो गया इसका, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ स्टैटिक वर्ब, ठीक है जी। तो इसे कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, ये बताएंगे हम कैसे बोलते हैं। तो अब यहाँ पर मेरे को बिकॉज ऑफ के बाद केवल और केवल क्या आना चाहिए मेरे लिए, बिकॉज ऑफ के बाद मेरे लिए आना चाहिए क्या, बिकॉज ऑफ के बाद मेरे लिए केवल और केवल आना चाहिए नाउन, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, पूरा का पूरा सेंटेंस आ रहा है। तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मेरे को किसकी जरूरत है, कंजक्शन की जरूरत है। तो यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा, कंजक्शन लगाऊंगा, और उसके लिए क्या लगाऊंगा, बिकॉज लगाऊंगा, ठीक है जी। तो मैं आशा करता हूँ ये समझ गए होंगे आप। यहाँ पर आपको क्या लगाना है, क्योंकि देखो हिज बिहेवियर, हिज गुड बिहेवियर, देखो अब जिसमें कोई क्या नहीं है, वर्ब नहीं है, तो वर्ब नहीं है तो ये पूरा का पूरा नाउन है, तो नाउन के लिए क्या आएगा, कंजक्शन आएगा। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे आप, बिकॉज ऑफ लगाएंगे। तो ये बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज और बिकॉज। एक चीज और बता दूं, ऑफ के बाद हमेशा अगर आप काउंटेबल नाउन ले रहे हैं, अगर ऑफ के बाद आपका काउंटेबल नाउन आ रहा है, ऑफ के बाद क्या, काउंटेबल नाउन, तो वो आएगा हमेशा प्लूरल। अनकाउंटेबल नाउन का तो आप ना तो प्लूरल बनाएंगे ना सिंगुलर बनाएंगे, जो जैसा है वैसा ही रहने देंगे। देखो नेक्स्ट वीडियो बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको हो सकता है अब तक इसके बारे में कुछ ना पता, तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे इसे, एज और लाइक, एज और लाइक का दोनों का हिंदी अर्थ जैसे और जैसे ही होता है, कोई दोहराई की बात नहीं है कि एज और लाइक का हिंदी अर्थ अलग अलग होता है। तो देखेंगे कि एज क्या है, एज एक कंजक्शन है। कंजक्शन का क्या काम होता है, कंजक्शन का काम होता है दो सेंटेंसों को जोड़ने का, और प्रीपोजिशन का काम होता है इसके बाद क्या आएगा हमेशा, देखो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा आता है आपका ऑब्जेक्टिव केस, तो ये किसके लिए आता है, मोस्टली नामजद प्रोनाउन के लिए। तो देखो यू विल वर्क
लाइक आई गाइड यू, तुम ऐसे कार्य करोगे, लाइक आई गाइड यू, जैसे मैं क्या करूंगा आपको गाइड करूंगा, तुम ऐसे ही कार्य करोगे। तो ये है इसका हिंदी अर्थ। अब आपको पता है लाइक क्या है, लाइक है मेरा प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है मेरा ऑब्जेक्टिव केस आता है। प्रीपोजिशन के बाद मेरा क्या आता है ऑब्जेक्टिव केस आता है। लेकिन यहां पर क्या हो रखा है कि देखो गाइड क्या है वर्ब है, ठीक है जी, और ये क्या है ऑब्जेक्ट है इसका, तो ये क्या है इसका सब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट किस में आते हैं, एक सेंटेंस में आते हैं। तो सेंटेंस को जोड़ने के लिए मेरे को क्या चाहिए, कंजक्शन चाहिए। तो कंजक्शन चाहिए तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पर एज लगाना पड़ेगा। अब देखो यू आर एज अस, तुम किसकी तरह हो, हमारी तरह हो। अब देखो एज किसका काम करता है, एज काम करता है जी कंजक्शन का। लेकिन हमें क्या चाहिए, देखो ये क्या है ऑब्जेक्टिव केस है, ये क्या है आपका ऑब्जेक्टिव केस है। तो ऑब्जेक्टिव केस किससे पहले आता है, प्रीपोजिशन से पहले आता है। तो आपको यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, लाइक लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ पर एज कर दिया तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब ये सेंटेंस तो एज की जगह लाइक लगाकर गलती दे दिया जाएगा, और लाइक की जगह एज लगाकर आपको गलती दे दिया जाएगा। आज का नेक्स्ट प्रयोग, इसमें मोस्टली बच्चे कंफ्यूजन रहते ही रहते हैं कि किसकी जगह क्या लगाए। आज के बाद आपका यहाँ से कंफ्यूजन मिट जाएगा। देखो इन स्पैट ऑफ अभी मतलब के बावजूद होता है, और डिस्पैट का मतलब भी के बावजूद होता है। तो गलती क्या होती है, पेपर में इतना पूछा जाता है कि डिस्पैट के बाद भी आपके लिए क्या दे दिया जाता है, ऑफ दे दिया जाता है। तो बच्चे ऑफ को सही समझते हैं, लेकिन क्योंकि उनको ये याद रहता है पहले से ही, तो इन स्पैट ऑफ माने होता है के बावजूद, और डिस्पैट माने भी होता है के बावजूद। लेकिन डिस्पैट के बाद आपको कभी क्या नहीं लगाना है, ऑफ नाम का प्रीपोजिशन नहीं लगाना। तो इन स्पैट ऑफ हार्ड वर्क, तो कठिन काम करने के बावजूद ही लॉस्ट हिज गेम, वह क्या हो गया अपने गेम को हार गया। तो आप क्या कहेंगे कि ये सेंटेंस कैसा है, करेक्ट है, ठीक है जी। तो देखो डिस्पैट ऑफ हिज इलनेस, बीमारी के बावजूद सी कम्स स्कूल, वह कहाँ आई, स्कूल आई। तो देखो यहाँ पर इस प्रकार से आपको गलती दे दिया जाता है, केवल और केवल यही गलती मिलेगा इन दोनों में कि डिस्पैट के बाद भी आपको क्या दे दिया जाएगा, ऑफ दे दिया जाएगा। तो जब भी डिस्पैट लगाना है तो आपको ऑफ नाम का प्रीपोजिशन तो लगाना ही नहीं है। तो यहाँ से ऑफ हटाएंगे और उसके बाद ये सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इन सेंटेंसों को करेक्ट करेंगे, और मैं आशा करता हूँ कि ये जरूर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि देखो ये इतना हेल्पफुल है कि खुद आप पढ़कर भी इनसे पता लगा सकते हैं। तो आज का सेशन हमारा यहीं पर रहता है, और इंग्लिश का ये बेहद इंपॉर्टेंट सेशन रहता है किसी भी एग्जाम के लिए हो। और एक बार आप इन सेशनों को लेकर देखिए, देखो 12 सेशन हो चुके हैं, ये 12 सेशन है। और उसके बाद आप इंग्लिश ग्रामर पढ़िए और कोई भी टेस्ट लगाइए, तो आप देखेंगे कि आपके नंबर कितने इंप्रूव हो चुके हैं। क्योंकि इस प्रकार से आप नहीं पढ़ते हैं, कभी भी आप इस प्रकार से इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं, ये हम लिख कर देते हैं और 100% सिक्योरता के साथ कहते हैं कि आप इस प्रकार से पढ़ेंगे तो जरूर अपने एग्जाम में देखो 60 से 70% हर कोई ला सकता है, नॉर्मल बंदा ला सकता है। लेकिन 70 से अगर आपको 100% के लिए जाना है तो आपको इन लोगों से अलग होना है। इन लोगों से अलग कैसे होना है, ये बुक पढ़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, रूल्स याद करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। आपको रूल्सों के पीछे नहीं पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना है कि रूल्सों को इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है। इम्प्लीमेंट कोई चीज़ हो जाए अगर आपसे, देखो इंजीनियरिंग में होता है क्या है, इंजीनियर क्यों इतने होशियार हो जाते हैं, क्योंकि वो चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना सीख जाते हैं। अब बीएससी वाले हैं, बीए वाले, तो आप उन लोगों से क्यों पीछे रह जाते हैं, क्योंकि ना तो कभी आप प्रैक्टिकल करते हैं ना चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो बस यही फर्क होता है आप लोगों में और बीटेक वालों में। तो बस आपको कम से कम अब टाइम मिला है तो कम से कम अब बीटेक वालों की तरह थोड़ा सा सोच लीजिए, क्योंकि आपको इम्प्लीमेंटेशन आना चाहिए। रूल्स रटने से कुछ नहीं होता। हो सकता है आपको बीटेक वाले से ज़्यादा नॉलेज हो, लेकिन उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो बीटेक वाले बंदों को ज़्यादा पता होता है। तो आज का वीडियो में केवल इतना ही रखता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो से आपको कोई फायदा होता है तो वीडियो आप शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।